हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को सी सेट में मैथ्स का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। बट आज अनफॉर्चुनेटली जो है टॉपिक ऐसा है, मतलब वेन डायग्राम, जो कि मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो थोड़े से दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि कल हमने अनाउंस कर दिया था कि मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। फिर बाद में बहुत सारा इस पर मतलब बात विचार हुआ, सोचे समझे कि मतलब क्या करा जाए। जैसे कि आपको बता दें कि जो वेन डायग्राम का टॉपिक होता है वो परसेंटेज से रिलेटेड होता है। परसेंटेज का टॉपिक जब हमने आपको कराया था उसी में इसको करा देना चाहिए था, उस समय ध्यान से उतर गया। बट क्या है कि अभी जब हमें ध्यान में आ रहा है, तो जैसे कि रीजनिंग का भी पार्ट होता है वेन डायग्राम, तो रीजनिंग में दूसरे क्वेश्चन टाइप के होते हैं। बट कुछ क्वेश्चन इसमें मैथमेटिकल होते हैं जो मैथ्स के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं, जो परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड होता है। हम लोग इसको आज पढ़ेंगे और ये समझेंगे। पहले हम इसीलिए जो है शुरू से मतलब शुरू करना चाह रहे हैं कि मैथ्स का जो पोर्शन वेन डायग्राम में आता है पहले मैं आपको वो पढ़ा दूं, और अगर समय हमारे पास रहा तो जो रीजनिंग का भी पार्ट होता है थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का, तो उसको मैं देख लूंगा। नहीं तो फिर अदरवाइज आपको जो रीजनिंग के सर होंगे वो तो वेन डायग्राम में कवर करेंगे ही करेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जैसे कि आज का क्वेश्चन सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और मतलब लिख करके मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा। लास्ट के एक दो क्वेश्चंस मतलब लेंगे हम जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लोग जान गए होंगे क्या है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में, वेन आरेख। चलिए इसको समझने से पहले चलिए, जैसा कि अक्षर आपको टेढ़ी दिख रही होगी, हालांकि रोज हम लोगों को ये सेटअप करना पड़ता है। ये मतलब वर्किंग एरिया होता है, यहाँ पे हमेशा काम चलता रहता है। तो जब भी क्लास लेनी होती है तो हमें ये सेटअप लगाना पड़ता है। इस वजह से कभी सीधा हो जाता है तो कभी एकदम पूरा टेढ़ा दिखता है। तो आज जैसे समय हम लोग के पास कम था, इस वजह से जो है जल्दी जल्दी में सेटअप करा गया है। जैसा भी है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैथमेटिकल तरीके से पूछे जाते हैं, वो कैसे होते हैं और कौन सा क्वेश्चन उसमें बनता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट टाइप का जो हम लोग इसमें देखिए, तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों मैथमेटिकल होता है। थर्ड टाइप होता है थोड़ा रीजनिंग टाइप का होता है। तो वहां तक पहले हम लोग चले देखते हैं फिर क्या है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए आप लोग टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो पूरा एकदम समझिएगा। जैसे कि बात करें तो ये फिगर मैं आपको कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, तो स्क्वायर है। स्क्वायर में और यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, स्क्वायर में एक सर्कल है, इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल है। कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा। फिगर बाहर चला गया है। चलिए कोई नहीं, आपको फिगर दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नामांकन करना चाहता हूँ ये फिगर का जो भी है। अब देखिए ये जो आपके रेक्टेंगल हैं, यानी कि जो आयत हैं, ये अगर दर्शाते हैं आर्किटेक्चर को, किनको दर्शाते हैं, देखिए क्वेश्चंस तो पूरा ब्रॉड में लिख करके आता है अच्छे से कि क्या कौन सा है, लेकिन हम यहाँ पे जो है लिख दे रहे हैं। और आप समझ जाइएगा कि जो ये आपका रेक्टेंगल है वो किसको दर्शा रहा है, आर्किटेक्चर को दर्शा रहा है। और ये जो आपका सर्कल है ये आपको डॉक्टर को दर्शा रहा है, आर्किटेक्चर डॉक्टर। और अगर हम बात करें ये ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको दर्शा रहा है, तो ये इंजीनियर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, इंजीनियर को। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए कुछ नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे 2 है, अब देखिए, और यहाँ पे मान लेते हैं
देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, सो छोड़ दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 9 है। कुछ इस तरीके का नंबर है। बस मैं ये मतलब जो है क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग जो है ले लिया हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, तो दिया रहेगा कि दिए गए चित्र में, दिए गए निम्नलिखित चित्रों में यह दर्शाया गया है कि आयत यदि आर्किटेक्चर को दर्शाता है, वृत्त डॉक्टर को दर्शाता है और त्रिभुज इंजीनियर को दर्शाता है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें मतलब कि वहाँ पे कुछ प्रश्न बनेंगे, एक प्रश्न बनेगा या तो 2 बनेगा। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर चेक करें तो 2014 से लेकर के 2020 तक जो है क्वेश्चंस कितने बने हैं, मतलब कभी 2 बना है, कभी 1 बना है, कभी 2 बना है, और एक साल तो एक भी प्रश्न नहीं आए थे। और ये 2021 में भी हो सकता है कि एक भी प्रश्न ना आए, या हो सकता है 2 आ जाए या 1 आ जाए। तो ये मान के चलना है कि 2 प्रश्न आएंगे इससे, यानी कि अगर एक प्रश्न 2.5 नंबर का है तो 2 प्रश्न 5 नंबर का है। तो इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ें कि मेरा 5 नंबर क्या है, कवर हो जाए। तो 5 नंबर कवर करने के लिए हमें ये पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चंस है, और फर्स्ट टाइप पढ़ ले अच्छे से, हम लोग पढ़ लें, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो हम थर्ड टाइप भी कवर करेंगे जो रीजनिंग का पार्ट होता है। बट वैसे रीजनिंग का पार्ट आप अगर रीजनिंग के सर से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। देखिए पूछेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग का काम जानते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग का काम जानते हैं। तो इंजीनियरिंग का काम कितने लोग जानते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपको पहले बता दिया गया है कि जो त्रिभुज में दिखाई दे रहे हैं वो सब लोग इंजीनियर हैं, यानी कि त्रिभुज किसको दर्शाता है, इंजीनियर को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने लोग त्रिभुज में होंगे वो सारे के सारे इंजीनियर होंगे, ये तय है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है। आप ध्यान से समझिएगा कितने लोग हैं, तो त्रिभुज में कितने लोग हैं। तो देखिए 5 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे और 12 लोग यहाँ पे। तो सबको जोड़ लीजिएगा, 12 + 2 + 5, तो 12 + 2 = 14, 5 = 19। यानी कि इंजीनियर कितने लोग हैं टोटल, तो टोटल इंजीनियर हैं 19 लोग। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि टोटल डॉक्टर कितने लोग हैं, टोटल डॉक्टर कितने लोग हैं, तो डॉक्टर को कौन दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है। वृत्त में कितने लोग आ रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब देख लीजिए, तो 9 को भी ऐड करिए, 7 को भी ऐड करिए, 6 को भी ऐड करिए, 5 को भी और 4 को भी और फिर 2 को भी। 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, 20 और 8 = 28, 28 × 5 = 33। यानी कि कुल टोटल कितने लोग हो गए, तो डॉक्टरों की संख्या हो गई 33। चलिए डॉक्टरों की संख्या 33 हो गई। आपसे पूछ लेगा कि कुल इन आर्किटेक्चर कितने हैं, कुल कितने आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चरों की संख्या बताइए। तो आर्किटेक्चर देखिए ये आपके क्या है, आयत, आयत में जितने लोग आएंगे वो सारे आर्किटेक्चर होंगे। तो देख लीजिए 7, 5, 6, 3, यानी कि ऐसे हैं 7, 5, 6 और 3, 6, 3, 9, 7, 16, 5, 21। हम बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर कितने हैं, तो 21 है। यानी कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन था कि इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं और आर्किटेक्चर कितने हैं। कभी सीधा प्रश्न नहीं बनेगा, कुछ भी पूछेगा, घुमा के भी पूछ सकता है, कैसे और पूछ सकता है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, वो हम लोग देखते हैं। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, मिक्स करके पूछेगा, ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं और इंजीनियर भी हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं। मतलब कि डॉक्टर और इंजीनियर दोनों, यानी कि डॉक्टर के मतलब कि वृत्त और इंजीनियर का मतलब कि त्रिभुज।
यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो वृत्त और त्रिभुज दोनों में आते हैं। तो जो दोनों में आते हैं वो इंजीनियर भी होंगे और वो डॉक्टर भी होंगे। तो देख लेते हैं जो वृत्त और त्रिभुज में, लेकिन वृत्त और त्रिभुज में आने तो चाहिए पर आयत में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं कहा है कि वो आर्किटेक्चर भी हों, वो केवल ये कहा है ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं और इंजीनियर भी हैं। तो डॉक्टर आपका वृत्त को दर्शाता है, इंजीनियर आपको त्रिभुज को दर्शाता है, यानी कि हमें वो नंबर खोजना है जो वृत्त और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में हो। वृत्त और त्रिभुज में दोनों में कौन सा नंबर पाया जा रहा है उस नंबर को हमें खोजना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का ऐसे घूम रहा है सर्कल। तो जब सर्कल ऐसे जा रहा है तो देखिए यहाँ पे भी जा रहा है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में जा रहा है। त्रिभुज में देखिए त्रिभुज में बस केवल दो मिल रहा है। 5 को अगर आप ले लोगे तो ये तो रेक्टेंगुलर में भी आ गया ना, तो रेक्टेंगुलर में भी आ गया, तो रेक्टेंगुलर को नहीं लेना है। यानी कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं और क्या है इंजीनियर भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, बीटेक भी करे हुए हैं, एमबीबीएस भी करे हुए हैं। चलिए, ऐसा रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, बट ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन ये होने वाला है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल डॉक्टर है। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल डॉक्टर है, तो केवल डॉक्टर की संख्या बताइए। यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जो केवल और केवल त्रिभुज में आते हों, सॉरी केवल और केवल वृत्त में आते हों। ऐसे लोगों की संख्या बतानी है कि जो केवल और केवल वृत्त में आते हों, यानी कि डॉक्टर को दर्शाता हो। तो डॉक्टर को कौन सा नंबर दर्शा रहा है, केवल और केवल वृत्त में आ रहा है, यानी कि रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। तो कौन सा नंबर है जरा खोजते हैं हम लोग। तो ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो 9 नंबर है ये बाहर है, ये कहीं नहीं आ रहा है, ना आयत में आ रहा है ना त्रिभुज में आ रहा है, ये बाहर है, जबकि ये वृत्त में तो आ रहा है। तो वृत्त में आ रहा है यानी कि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर है, वृत्त में है तो डॉक्टर है। यानी केवल डॉक्टर कितने लोग हैं, तो केवल डॉक्टर 9 लोग हैं। इस तरीके का प्रश्न बनेगा तो आप लोग कर लोगे अच्छे से। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो ये भी पूछ सकता था कि इंजीनियर, केवल इंजीनियर कितने लोग हैं। केवल इंजीनियर यानी कि ओनली इंजीनियर कितने लोग हैं वो आपसे जानना चाह रहा है। तो केवल इंजीनियर का मतलब कि जो केवल त्रिभुज में आते हैं, ना तो वो वृत्त में आते हैं ना तो वो आयत में आते हैं, केवल त्रिभुज में जो आते हैं वही इंजीनियर होंगे। तो देख लेते हैं कि त्रिभुज में, केवल त्रिभुज में कौन आ रहा है। तो केवल त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे केवल 12 ऐसा नंबर है कि जो त्रिभुज में आ रहा है, और वही यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जो केवल इंजीनियर है। लेकिन अगर इंजीनियरों की संख्या पूछनी है तो वो हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए कि कितने इंजीनियर है। तो इंजीनियर जितने होंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे, यानी कि जितने लोग त्रिभुज में आएंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे। बट अगर कह देगा केवल इंजीनियरों की संख्या बताइए, तो केवल इंजीनियर का मतलब ये कि जो त्रिभुज में केवल आएंगे उन्हीं को बताना है। बात समझ में आपको आ रही होगी अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, देखिए ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आर्किटेक्चर, इंजीनियर और डॉक्टर तीनों हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर और आर्किटेक्चर तीनों लोग हैं। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो वो वृत्त में भी आए, वो रेक्टेंगुलर में भी आए, वो ट्रायंगल में भी आए। यानी कि ऐसा नंबर जो वृत्त, आयत और त्रिभुज तीनों में आ रहा होगा वही आपका होगा। तो ध्यान से समझिए, जो ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर, ये देखिए ये आपका त्रिभुज वाला एरिया है और ये आपका आयत वाला एरिया है और ये आपका सर्कल वाला एरिया, तो तीनों में आ रहा है। तो हम कह देंगे कि 5 लोग ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर, इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। केवल और केवल आर्किटेक्चर का भी संख्या पूछा जा सकता है आपसे। तो केवल और केवल अगर आर्किटेक्चर का संख्या पूछेगा तो आप बता दोगे कि ऐसे लोग जो केवल और केवल आयत में आ रहे हों, तो इधर जाएंगे आप, इधर कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर में मिल जाएगा वो, चाहे वो डॉक्टर में आ जाएंगे चाहे वो इंजीनियर में आ जाएंगे। लेकिन ये जो 3 है ना, ये 3, ये केवल और केवल देखिए आयत में आ रहा है यानी आर्किटेक्चर है। तो केवल और केवल आर्किटेक्चर की संख्या कितनी है, 3 है।
हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं एक ही क्वेश्चंस लेकर के हर तरह से बनने वाले क्वेश्चंस को बता दिया, ताकि आप लोग मतलब हर तरीके क्वेश्चन करना सीख जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें, हर क्वेश्चन बताने के लिए एक नया फिगर बनाएं, नया डायग्राम बनाएं और आपको समझाएं। उसमें क्या होता है, ऐसे टीचर्स अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि क्या है, वो किसी इंस्टीट्यूट को ठग रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपना केवल और केवल घंटा बना रहे हैं। तो ऐसा हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि कम से कम समय में बच्चों को अच्छी जानकारी दी जाए, मतलब कम से कम समय नुकसान हो और वो अच्छा से अच्छा नॉलेज वो गेन कर ले, यानी कि वो सीख ले कुछ ना कुछ। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। इस वजह से एक ही क्वेश्चंस में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मतलब डील कर रहे हैं, यानी कि समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे बनते भी हैं। तो ये वेन डायग्राम का सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस होता है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये इजी होता है, इस वजह से बहुत सारे एग्जाम में नहीं आता है। छोटे मोटे एग्जाम की बात करें, स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो कभी कभार इसको देखने को मिलता है, बाकी हम अभी नहीं देखे हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीसैट वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, एमपी पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ या बिहार पीसीएस हुआ, वो सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जो हम लोग इसके बाद अभी डील करने वाले हैं। जो परसेंटेज टाइप का क्वेश्चंस होता है वो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग उसको अगर सीख लोगे तो समझ जाओ कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन अगर आता है मैथमेटिकल टाइप का तो आप बहुत ईजी से कर पाओगे। तो मैं उसमें वो टाइप पढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, बेसिक जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना है और क्या चीज़ को उसमें ध्यान रखना है। क्योंकि क्वेश्चंस तो देगा लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा कि आप कहीं ना कहीं फंस जाओ या मतलब कहीं ना कहीं घूम जाओ, आप क्वेश्चन में टाइम लग जाए या फिर आपसे वो हो ना पाए। तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए जो है हम लोग उसको बहुत सावधानी से करेंगे। तो उसके पहले जितने मुख्य बिंदु होते हैं उसको हम लोग पहले जानेंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये फर्स्ट टाइप था, हेडिंग लगा लो आप लोग। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस होगा वो कैसा होगा, और सेकेंड टाइप में इस तरीके के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस टाइप का होगा। मैं वहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगा, बस मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं लास्ट में डील करूंगा, आपको दिखाऊंगा वो 2 कौन से क्वेश्चन हैं। अभी मैं केवल और केवल आपको यहाँ पे बोर्ड पे शॉर्टकट में क्वेश्चंस लिख करके मैं आपको समझा करके बता करके उसको मतलब डील करने वाला हूँ। उसके बाद जो है लास्ट में आपको क्वेश्चन शो होगा, वो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो नेक्स्ट टाइप क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो है सावधानी देख लेते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। सावधानी का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं। तो अभी तक जितने प्रश्न इसमें बने हैं ना, कॉलेज में गर्ल्स बॉयज जो पढ़ते हैं उन पे पास फेल पे क्वेश्चंस बने हैं, सब्जेक्ट में पास फेल पे क्वेश्चंस बने हैं, कौन सा लड़का किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है, कितना परसेंट नंबर पाया है, कौन सा लड़की किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाई है, कितना परसेंट नंबर पाई है, उस पे क्वेश्चंस बने हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल में कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, उस पे क्वेश्चंस बने हैं। मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चंस बना है। तो वेन डायग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु ये होगा नोट करने वाला कि जब भी हम देखेंगे तो डाटा को सिमिलर तरीके से देखना है। क्या देखना है, सिमिलर तरीके से देखना है। यानी कि अगर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे मैथ में 40 बच्चे फेल हो गए, इंग्लिश में 40% बच्चे पास हो गए और हिंदी में 40% बच्चे फेल हो गए, तो हमें सबों को या तो फेल में बनाना पड़ेगा या तो सबों को पास में बनाना पड़ेगा। अगर एक फेल एक पास रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन सबका एरर हो जाएगा और गलत हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे आप, वहाँ पे मिस मैच हो जाएगा ज़्यादा, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो कहने का मतलब ये सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन सिमिलर होने चाहिए। तो या तो पास ही को लेके रखेंगे हम लोग या तो फेल को ही लेके रखेंगे।
पास को लेके चलेंगे तो वेन डायग्राम हमें जो आंसर देगा वो पास वाले का देगा, फेल को लेके चलेंगे तो वेन डायग्राम में जो आंसर देगा वो फेल वालों का देगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सारा डाटा सिमिलर होना चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा, अगर दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, तो अगर बोथ दिया है, बोथ वर्ड दिया है, तो सबसे पहले हमको उसे फिल करना होगा। ये देखिए मुख्य बिंदु है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगर दो सब्जेक्ट दिया है हिंदी और इंग्लिश और बोथ दिया है, यानी कि दोनों में पास या दोनों में फेल दिया है, तो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर भरना होगा? दोनों वाला भरना होगा। अगर तीन सब्जेक्ट दिया है, मैथ दिया है, इंग्लिश दिया है और मान लीजिए रीजनिंग दिया है, तीन सब्जेक्ट दिया है, तो तीन सब्जेक्ट से पहले हम ये चेक करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में परसेंटेज क्या है। तो पहले सबसे पहले हमें उसे फिल करना होगा, फिर दो में फिल करना होगा और फिर लास्ट में जो बचेगा वो तीसरे में फिल करना होगा। मैं आपको सारा चीज़ सब कुछ करके दिखाऊंगा, बट जो है ये सारी चीज़ें जो पहले बता देनी चाहिए ताकि आप लोगों के भी जहन में रहे कि ऐसे ऐसे सर कर रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ से क्या कर दिया। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन, जैसे हम लोग पहले दो सब्जेक्ट से डील करेंगे और दो सब्जेक्ट्स में सिमिलर हम लोग लेके चलेंगे, खुद सिमिलर लेके चलेंगे, फिर सिमिलर में हम लोग एक जो है असिमिलर डालेंगे इसमें। तो यानी कि ये पास के साथ साथ हम लोग बीच में फेल भी मतलब मर्ज करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा और फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखूंगा, लेकिन शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो चलिए क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा है जिसमें कुछ बच्चे, यहाँ पे हिंदी है, एच का मतलब आप समझिएगा हिंदी में जो है 50% पास होते हैं। यहाँ पे पास का संख्या लिखा जा रहा है, किसका लिखा जा रहा है? पास का। हिंदी में 50% पास होते हैं, इंग्लिश में 80% बच्चे पास होते हैं, और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में मिला करके अगर हम बात करें, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिला के बात करें तो 75% बच्चे पास होते हैं। कितने? चलिए 75 नहीं, थोड़ा डेटा ज़्यादा हो गया। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में मिला करके 40% बच्चे पास होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है? किसका? फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है? तो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत हमें वेन डायग्राम से इसको आंसर पता चलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो जो बताया हूँ बात वो पहले होना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि क्या मेरा क्वेश्चन सिमिलर है, यानी कि पास होने का ही सब कुछ दिया है। तो हिंदी में पास होने का परसेंटेज, इंग्लिश में पास होने का परसेंटेज, हिंदी और इंग्लिश में पास होने का परसेंटेज दे रखा है। अभी हम लोग फेल होने का भी देखेंगे, फिर पास में फेल का भी देखेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तीन सब्जेक्ट वाला। तो ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए ये आपका सर्कल हुआ। हम सपोज करेंगे कि ये हिंदी है, ये में हिंदी के बच्चे हैं, और कितने बच्चे हैं? तो कुल मिलाकर के 50% बच्चे हैं। और ये आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? तो 80% बच्चे हैं। अब ये जो कैटेगरी आपको दिख रही होगी, ये देखिए इधर से आ रहा है तो ये वाला सर्कल काउंट होगा, ये वाला इधर से जाएगा तो ये वाला सर्कल काउंट होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी कि ये जो बीच वाला एरिया होगा ना, ये बीच वाला, ये दोनों को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों को दर्शाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें इसी को फिल करना है। तो सबसे पहले जब इसी को फिल करना है तभी आगे हमें आगे बढ़ना है, फिर नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला एरिया जो है ये दोनों सब्जेक्ट का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हो रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हो रहे हैं? तो 40% हो रहा है। यहाँ पे हम 40 पुट कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से देखिएगा कि जो ये सर्कल आ रहा है तो सर्कल इसी में है, इसमें आ गया 40। टोटल कितना हमें भरना है हिंदी में? तो टोटल भरना है 50। अब इधर से ही 40 आ गया तो बचेगा कितना? तो बचेगा 10। 40 और 10 मिलके 50 हो गया। इधर देखिए, इधर से भी अगर हम ले रहे हैं तो ये 40 आ जा रहा है, इसमें बच रहा है कितना? 80 था टोटल, 40 इधर से आ गया, इसमें काउंट हो गया तो बचा कितना? यहाँ पे भी 40 बचा। तो अब जो है अगर ये डेटा दिया हुआ है पास का, कि पास का डेटा है ये, यानी कि पास हैं इतने लोग,
तो बताइए अगर हम ये इनको सबको काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे ये, तो 10, 40, 50 और 50, 40, 90, तो ये भी जो संख्या निकल के आएगी वो पास की निकल के आएगी। यानी कि जो पास का डेटा दिया रहेगा तो पास का ही संख्या निकल के आएगा। यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग में पहले जो बताया था वो बात परम सत्य निकली। यानी कि जो हमारा वेन डायग्राम होगा वो सिमिलर डेटा हमें देगा। यदि पास है तो पास देगा, फेल है तो फेल देगा। पास फेल दोनों इंक्लूड करके करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर पास फेल का क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको सिमिलर करना पड़ेगा। कैसे करना होगा वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पास होने वालों का परसेंटेज कितना, 90। आपसे पूछा क्या गया है, तो फेल का परसेंटेज पूछा गया है। सबको पता है कि अगर पास हो गए 90% तो फेल कितने होंगे। तो फेल में आपको पता है कि फेल का परसेंटेज निकालने के लिए 100% माइनस 90% करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो है वो 10% क्या है, फेल है। यानी कि फेल होने का जो परसेंटेज है वो क्या है, 10% है। तो 10% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा वेन डायग्राम का। ये जो पहला टाइप मतलब सेकेंड टाइप का जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। चलिए हम लोग थोड़ा अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है नंबर। इसमें क्या हो सकता है, नंबर। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही रहने वाला है। हम यहाँ पे कुछ इरेज नहीं करेंगे, बस केवल है डाटा चेंज करेंगे। तो डाटा आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो है आपसे वो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। चलिए हम ये बात करते हैं कि कोई कॉलेज है, कॉलेज में कुल मिलाकर के 500 लोग हैं। कितने लोग हैं, 500 लोग। ये डेटा आप लिखिएगा। कॉलेज में कितने लोग हैं, 500 लोग हैं। और उसमें हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 70% है। इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज है जो 80% है। और दोनों पढ़ने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 50% है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं कि जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल हु रीड नथिंग, मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ना हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे डेटा दिया है और जैसे मैंने आपको बताया फिल करने के लिए वैसे ही फिल करना होगा। तो हिंदी में 70%, यहाँ पे 70 लिख दीजिए। इंग्लिश में 80%, यहाँ 80 लिख दीजिए। कह रहा है कि दोनों में कितने, 50, यहाँ पे दोनों लिख दीजिए। 70 होने चाहिए, 50 इधर हो गया तो बचेगा कितना, 20। 80 होना चाहिए, 50 इधर हो गया तो बचेगा 30। यानी कि अगर हम बात करें कि दोनों पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 20, 50, 70 और 70 और 30 क्या हो गया, 100। यहाँ पे क्या आ गया टोटल कितना, तो 100% आ गया। यानी कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है, 100। तो आपसे पूछ दिया कि बताइए कि कितने लोग दोनों नहीं पढ़ते हैं, तो आप बोल दोगे कि सर ऐसे एक भी लोग नहीं है कि जो दोनों नहीं पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा था कि जिसमें आंसर ही नहीं आया कि एक भी लोग ऐसे नहीं है कि जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं। हम डेटा थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि हिंदी पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज है कितना, 60, इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज है 70 और दोनों में पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज 50, तो बता दीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो लोगों का आपको बताना है संख्या, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, संख्या बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों को भरना है, यानी कि 50 यहाँ पे आ जाएगा। और हिंदी में कितने हैं, 60, इंग्लिश में कितने हैं, 70। तो ये 60 होना चाहिए, 50 पहले सोचो हो गया है तो 10 देंगे आप, 50 10 60 हो गया टोटल। 70 होना है, 50 यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 20 और दे देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पढ़ने वालों का संख्या कितना निकल के आएगा, तो 10 50 60, 60 और 20 80। तो दोनों पढ़ने वाले यानी कि दोनों पढ़ने वालों का संख्या आ गया 80%, सॉरी हाँ 80% आ गया।
और न पढ़ने वाले का, जो न पढ़ने वालों का संख्या कितना आएगा तब 20%। तो 20% किसका, जो टोटल संख्या है कॉलेज में संख्या टोटल कितनी है, तो है संख्या कितनी, कॉलेज में संख्या है 500। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड नथिंग, जो कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी कि 500 का 20%, 500 का 20% तो हो जाएगा कितना, 100 लोग। परसेंटेज निकालना तो आपको सिखा ही चुके हैं। 500 का परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाई 100, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। ये देखिए डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 100 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि 100 लोग ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं और ना ही हिंदी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कहने का मतलब यह है, आप लोगों ने देख लिया, एक बार में ही मैंने आपको 3 तरीके का क्वेश्चंस बताया यहाँ पे। अब क्या है, अब थोड़े से क्वेश्चंस इसमें क्या है, आपको ये देगा इतने लोग फेल हैं, इतने लोग फेल हैं, तो बताइए कितने लोग पास होंगे। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करते हैं, हम टोटल इरेज करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं फिर से नए सिरे से। तो अब अगले क्वेश्चन को लिखिएगा आप कि किसी कॉलेज में टोटल कुल, यानी कि कुल 600 लोग हैं। कितने लोग हैं तो पहले जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुल लोग कितने हैं कॉलेज में, 600 लोग हैं। और अगर हम बात करें कि वहां पे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 60% है, या ऐसे समझिएगा कि मैथमेटिक्स में पास हुए 60%, इंग्लिश में फेल हो गए 30%, इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए 30%, और दोनों में मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए 40%, पास हुए 40%। तो बताइए कि कुल कितने लोग फेल हुए, कुल कितने लोग फेल हुए, कितने लोग फेल हुए, आपको ये बताना है, कुल कितने लोग फेल हुए। तो चलिए, तो जब फेल का आपको डाटा पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सबको फेल बना देना है, सबको फेल बना देना है। आप फेल होने का प्रतिशत आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि वेन डायग्राम सिमिलर डेटा देता है। अगर आप फेल को एंट्री करेंगे तो फेल मिलेगा, पास की एंट्री करेंगे तो पास मिलेगा। बट अगर आपको फेल पास में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 100 माइनस करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम पास होने का प्रतिशत निकाल लिए 70 आ गया, तो फेल होने का प्रतिशत हमें अपने आप पता चल जाएगा कि 30 होगा। इस तरीके से अगर आपको एक ही साथ निकालना है तो फेल होने का अगर आपको नंबर बताना है तो आप फेल होने का परसेंटेज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पहले ही। तो देखिए, अगर गणित में 60% लोग पास हुए तो 40% लोग फेल होंगे। इंग्लिश में फेल दिया ही है 30%, और दोनों में देखिए पास हुए हैं 40%, तो फेल कितने होंगे, 60%। तो देखिए दोनों में होंगे 60%। डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम कर देते हैं ना 60, यहाँ पे करिएगा 0, मतलब 40, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम उस डेटा में भी कर लेंगे, बट आपको पहले स्टार्टिंग में समझाना है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाइए आप, ये हो गया मैथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, फेल का डेटा लिखने वाले हैं। मैथ में फेल कितने, 40, इंग्लिश में फेल कितने, 30, और दोनों में फेल कितने, तो 40। अब देखिए 40 यहाँ लिखना था, 40 यहाँ लिखा गया, यानी कि यहाँ 0 लिखाएगा। यहाँ पे 30 लिखना था, यहाँ 40 ऑलरेडी लिखा गया, यानी कि 10 घटाना पड़ेगा। तो यानी कि जो ये निकल के आएगा, ये टोटल नंबर जो निकल के आएगा वो फेल का ही आएगा। किसका आएगा, फेल का ही आएगा। तो 0 40 हुआ, 40 में से 10 कम कर देंगे, यानी कि 30% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। लोगों की संख्या कितनी थी, तो 600। तो 600 में अगर कुल लोगों की संख्या हमें निकालनी है तो हमको 600 का 30% निकालना पड़ेगा, यानी कि 6 का 18 हो जाएगा। 180 लोग, ऐसे 180 लोग हैं जो कि फेल हो गए हैं, 180 लोग हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो ये आपका
क्वेश्चंस था अगला। इस तरीके से आप बहुत आराम से इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस में कभी कभी नंबर दे दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि फेल होने का प्रतिशत नहीं दे करके फेल होने वाले लोगों की संख्या वो दे देगा। तो फेल होने वाले लोगों की संख्या दे देगा, तब आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चंस लगेगा। चलिए देख लेते हैं कि वो उस टाइप का क्वेश्चंस कैसे लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा डेटा चेंज करिएगा और उसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चंस मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चंस में अगले तरीके का मतलब डेटा होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगले क्वेश्चंस में क्या होने वाला है कि वहां पे ये दे देगा कि फेल होने वाले लोगों की संख्या इतनी है, तो बताइए कि पास यानी कि कुल संख्या कितनी है, ये आपको दे देगा। चलिए देख लेते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश में पास होने वालों का प्रतिशत है 35। हिंदी में पास होने वाले लोगों का प्रतिशत है 60। दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होने वाले लोगों का प्रतिशत है 45। यदि फेल होने वाले लोगों की संख्या है 100, तो बता दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, वो आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग अगर आ जाएगा एग्जाम में तो कैसे आपको करना है, ध्यान से समझिए। डायग्राम बनाइए पहले फटाफट। इंग्लिश में टोटल 35, हिंदी में टोटल 60 और दोनों में कितना 45। होना चाहिए 35, हो गया 45 यानी 10 कम करना पड़ेगा। होना चाहिए 60, हो गया 45 यानी 15 और जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर के देखें तो ये देखिए 15 और 45 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर जी 60 में से 10 कम हो गया यानी कि 50। यानी कि पास होने यानी कि फेल होने वालों का जो संख्या है, ध्यान समझिएगा, ये जो भी दिया है ये तीनों किसका संख्या है, ये फेल होने का संख्या है, ये फेल होने का प्रतिशत है। तो फेल होने का प्रतिशत है, तो यहाँ पे आपको जो वेन डायग्राम आंसर देगा वो फेल का ही देगा। तो 15, 45, 60 माइनस 10 यानी कि फेल होने का जो परसेंटेज निकल के आया वो निकल के आया कितना 50। यानी कि 50% अगर फेल हैं तो 50% फेल हैं तो पास भी कितने होंगे, तो पास भी होंगे 50%। यानी कि फेल होने की संख्या यदि 100 है तो कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या कितनी होगी आपको बताना है। यदि फेल होने का संख्या 100 है, ध्यान से समझिएगा, तो पास होने वालों का संख्या भी 100 होगा। तो पूछा है कि कुल कितनी संख्या होगी, तो 100 और 100 कितनी हो गई, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 200। यहाँ पे कितनी हो गई 200। वैसे भी समझ लीजिए कि 50% की वैल्यू यदि 100 है तो 100% की वैल्यू 200 होगी। तो यानी कि कुल लोगों की संख्या 100% ही होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फेल 50% तो 50 का मान 100 दिया है, पास 50% इसका मान भी 100 होगा, तो कुल संख्या कितनी होगी, तो 100 कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, आप लोग जरूर बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। और अगर कुछ नई सीखने की चाहत है तो वो भी बताते रहिए, मैं उसको भी आगे मतलब आपको बताता रहूँगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करिए। कहिए कि देखिए कितने इजी तरीके से हम हर टॉपिक को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 कैंडिडेट यानी कि 3 सब्जेक्ट पर, या 3 कैंडिडेट वाली अगर हम बात करें उस पर चलते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बस उसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वेन डायग्राम बनाने में गलती करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अब क्वेश्चंस अब देख करके उसको करना होगा हम लोगों को, ताकि कहीं गलती ना हो। ये डेटा तो अपने मन से ले रहे थे हम लोग, जो भी आ रहा था। अब थोड़ा सा किताबी डेटा हम लोग लेके चलेंगे, आपको फिगर बना करके हम आपको बताएंगे। डेटा तो किताबी रहेगा बट फिगर मैं आपको समझा करके बनाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम लोग शुरू करते हैं 3 सब्जेक्ट वाला क्वेश्चंस। और 3 सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से डील होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, तो 3 सब्जेक्ट वाले में पहले हम क्वेश्चन से ही लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैथ्स में कुल 50 लोग पास होते हैं। मैथ्स में कुल
50 लोग। इंग्लिश में 80, सॉरी इंग्लिश में 30 और रीजनिंग में 80। मैथ इंग्लिश में 10, मैथ इंग्लिश में 10, इंग्लिश रीजनिंग में 15, रीजनिंग मैथ इंग्लिश में 2। तो पूछा गया है केवल रीजनिंग में कितने लोग हैं, केवल रीजनिंग में कितने लोग पास हैं। एक बार फिर मैं आपको डेटा समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि कोई इंस्टीट्यूट मान लीजिए या फिर कोई कॉलेज मान लीजिए या फिर कोई संस्था मान लीजिए जिसमें मैथ पढ़ने वाले लोगों का यानी पास होने वाले लोगों का जो प्रतिशत है या जो नंबर है ऐसे समझिएगा, वो कितना है, वो 50 है। इंग्लिश का 30 है, रीजनिंग का 80 है, मैथ इंग्लिश का 10 है और इंग्लिश रीजनिंग का 15 है। रीजनिंग मैथ और इंग्लिश में पास होने का जो प्रतिशत है वो 2 है या संख्या 2 है। तो आपसे पूछा गया है केवल रीजनिंग में पास होने वाले लोगों का संख्या या फिर प्रतिशत कितना है वो आपको बताना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना हो तो कैसे करेंगे ये पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ बिंदु बताए थे, मुख्य बिंदु जो थे कि अगर दो फिगर है तो हमें बोथ वाले को लेकर के चलना है। अगर 3 फिगर है वेन डायग्राम का तो 3 में कितने लोग हैं उसको लेके चलना है। यानी कि अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर गलत होने का चांस बढ़ जाता है और गलत भी हो जाता है क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पे तीनों में कितने लोग हैं 2, तो पहले हमें इन्हीं को फिल करना पड़ेगा, फिगर ऐसा बनाना है, फिर उसके बाद 2 को लेकर के ही सबको पढ़ना है आगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब 3 फिगर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, समझिएगा आराम से। ये आपका हो गया मैथ का, मैथ में कितने लोग हैं टोटल 50। ये हो गया आपका इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने लोग हैं 30। ये क्या है, ये रीजनिंग का, रीजनिंग में केवल 80 लोग हैं, टोटल 80 लोग हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला देखिए, ये देखिए मैथ का गोला आ रहा है इधर से मैथ का, ये देखिए इधर से इंग्लिश का गोला आ रहा है इंग्लिश का, ये देखिए इधर से किसका गोला आ रहा है रीजनिंग का। यानी कि ये जो आपका खाना दिख रहा है, ये का जो बॉक्स दिख रहा है, ये तीनों को दर्शा रहा है। तो तीनों में क्या है 2 लोग हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले 2 भरेंगे, क्या भरेंगे 2। तो जब ये 2 हो जाएगा चलिए, तो जो तीनों में कितने लोग हैं तो 2 लोग हैं, 2 यहाँ पे आपने पुट कर दिया। फिर उसके ऊपर जस्ट चलेंगे तो देखेंगे क्या है रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग। तो इंग्लिश और रीजनिंग में जो है कितने लोग हैं 15 लोग। तो 15 लोग इंग्लिश और रीजनिंग। देखिए ये आपका जो है रीजनिंग है, ये रीजनिंग है और ये आपका इंग्लिश है, ये आपका क्या है इंग्लिश है। तो 15 लोग होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 15 लोग होने चाहिए। ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका रीजनिंग और ये आपका इंग्लिश 15 लोग होने चाहिए, जिसमें 2 लोग पहले से हो चुके। तो बचेंगे कितने लोग, तो आपको हो गए सर 13 लोग। 13 और 2 कितना हो गया 15। ध्यान से समझिए, इसी तरीके से बॉक्स भरना है। बॉक्स अगर भरने आपको आ जाएगा तो सारा का सारा आंसर आप दे लोगे। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है अब मैथ और इंग्लिश में कितने लोग 10 लोग, मैथ और इंग्लिश में 10 लोग। यहां से देखिएगा ये आपका मैथ आ रहा है पोर्शन, ये मैथ, और ये आपका देखिए क्या आ रहा है इंग्लिश आ रहा है ये। तो इसमें 10 लोग होने चाहिए, 2 पहले से हो चुके हैं तो बचे कितने 8 और 2 कितने हो गए 10। अब ये भरा जा चुका है। रीजनिंग में कुल टोटल 80 लोगों की संख्या होनी चाहिए थी। तो रीजनिंग में अगर टोटल 80 लोगों की संख्या होनी चाहिए थी, अभी देखिए कुछ और बचा है क्या, हमें लगता है कि कोई एक डेटा और नहीं लिखा गया है। रीजनिंग मैथ का नहीं हुआ है, तो रीजनिंग मैथ भी यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, रीजनिंग और मैथ में टोटल कितने लोग हैं 5 लोग। टोटल कितने हैं रीजनिंग और मैथ में 5 लोग।
तो चलिए देखिए यहाँ पे ये देखिए ये रीजनिंग है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीजनिंग है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैथ है। तो रीजनिंग मैथ में कुल 5 लोग होने चाहिए थे, 2 पहले से हो गए तो बच्चे कितने 3, तो 3 और 2 हो गए 5। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल रीजनिंग में हमको रीजनिंग का संख्या बताना है, इसलिए रीजनिंग को लेकर के चलेंगे। तो टोटल रीजनिंग में होने चाहिए थे 80, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लोग हो गए हैं, तो देखिए 13 2 15, 13 2 15 और 3 18, 18 लोग हो गए, यानी कि बच्चे कितने लोग 62 लोग, 62 और 18 हो गए ना 80। तो पूछेगा केवल रीजनिंग में कितने लोग होंगे, तो केवल रीजनिंग में 62 लोग होंगे। तो केवल रीजनिंग का अगर पूछेगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अगर वो पूछता केवल इंग्लिश में कितने लोग, तो केवल इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में संख्या वैसे 30 की है, 13 2 15 और 15 और 8 23 हो गया। अगर 23 लोग यहाँ हो गए, टोटल 30 होने चाहिए थे, तो बचेंगे कितने, तो 23 और 7 कितना होता है 30। तो केवल और केवल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 7 लोग। केवल और केवल मैथ की बात करेंगे तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आने वाला क्या डाटा है, 8 और 2 10, यहाँ पे हो गया 10 3 13 हो गया, 13 घटा लेंगे आप 15 में से, सॉरी 50 में से, तो कितना हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा, 37 और 13 कितना हो गया 50। यानी केवल मैथ में 37 लोग, केवल रीजनिंग में 62 लोग और केवल इंग्लिश में 7 लोग। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर इसको क्या है आप पुनः देख लीजिएगा, दोबारा इसको रिवाइज करके देखिएगा और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और वैरायटी इसमें इंक्लूड करते हैं, फिर समझते हैं नए कॉन्सेप्ट को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन वो देखने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अब देखिए पूरा मैं लिखने वाला हूँ। हिंदी में कुल लोग हैं 150, इंग्लिश में कुल लोग हैं 100, मैथ में कुल लोग हैं 80, हिंदी और इंग्लिश में कुल लोग हैं 20, इंग्लिश और मैथ में कुल लोग हैं 10, मैथ और हिंदी में कुल लोग हैं 15, हिंदी इंग्लिश और मैथ में कुल लोग हैं 5। तो आपको ये बताना है केवल और केवल मैथ में कितने लोग पास हैं, मतलब मैथ में कितने और कितने लोग हैं, ऐसे केवल मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है। सवाल क्या है एक बार फिर से समझिएगा, नोट करिएगा इसको कि हिंदी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 150, इंग्लिश में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 100, मैथ में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 80, हिंदी और इंग्लिश एक साथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या 20, इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या 10 और मैथ और हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 15, इंग्लिश हिंदी मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 5। यानी कि एक साथ तीनों अगर पढ़ रहे हैं तो वो संख्या है 5। तो आपको ये बताना है कि केवल और केवल ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल मैथ पढ़ते हैं। तो केवल और केवल मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है। तो जाहिर सी बात है मैथ में 80 लोग पढ़ रहे हैं टोटल, तो टोटल से कुछ मैथ हिंदी के साथ भी गए हैं, कुछ मैथ रीजनिंग इंग्लिश के साथ भी गए हैं और कुछ तीनों में मिला करके हैं। तो कहीं ना कहीं संख्या कम होगी। और कैसे इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं हम लोग कम से कम समय में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी जहाँ पे भी डायग्राम बनाने वाले हैं, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये हिंदी ये इंग्लिश, सॉरी ये हिंदी हो गया और वो इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे बात आ गई मैथ की। तो जब यहाँ पे बात मैथ की आ गई तो हमें इसी को लेके चलना है, पूरा डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है।
पूरा कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इस कैटेगरी को हम फिल कर लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद आंसर अपने सामने होगा। तो यही समय बचाने का लॉजिक होता है और यही तरीका होता है। हम ये नहीं चाहते कि हम 1 बाय 1 हर चीज़ लिखें, पूरा डिटेल लिखें, उसका सोल्यूशन निकालें, फिर उसको एनालिसिस करें, तब जाकर के कहीं बताएं कि हमारा ये आंसर होगा। ऐसा कतई नहीं करना है। ऐसा हम लोग एकेडमिक क्लास में किया करते थे और एकेडमिक क्लास में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन में नहीं होती हैं। अगर इतना आप सोच विचार करोगे तो आपका कंपटीटर आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। जहाँ आप एक क्वेश्चन करोगे वो 4-5 कर लेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि तीनों, हम जैसे आपको जैसे बताए हैं कि जैसे जैसे भरना है, तीनों में कितने लोग हैं तो 5 ही यहाँ पे भर दीजिए। टोटल कितने? 5। मैथ और हिंदी में 15 लोग हैं। मैथ और हिंदी में 15 लोग होने चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 लोग होने चाहिए। बताइए 5 पहले भरा जा चुका है तो यहाँ पे कितना भराएगा? 10। तो 10 5 15 हो गया। इंग्लिश और मैथ में 10 लोग होने चाहिए। इंग्लिश और मैथ, ये देखिए आपका, ये आपका मैथ और ये आपका इंग्लिश 10 होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 भरा चुका है, 5 और चाहिए यानी कि 10, ये भी हो गया। बस इतने ही करना है आपको, और डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी की लिखने की जरूरत नहीं है, सबकी लिखने की जरूरत नहीं है। यही समय आपका बचाएगा। तो सवाल एग्जाम में ऐसे ही करना है। 10 और 10 हो गया 20। तो आपको देखिए मैथ में कितने लोग पढ़ रहे थे? तो 80 लोग पढ़ रहे थे। मैथ में 80 लोग पढ़ रहे थे, 20 यहाँ पे हो गए तो बच्चे कितने? 60। तो केवल मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 60 है। और यही इसका क्या है? उत्तर है। तो इस तरीके से इतने कम समय में हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको और भी अधिक लेवल तक का पढ़ना है, इसमें 3 में ही बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। 3 की जगह पे ये फिगर 4 भी आता है, 5 भी आता है, बट उतना हमें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। वो सब एकेडमी में होता है, वो सब किसी अन्य एग्जाम में आते हैं, सीसेट में नहीं आता है। सीसेट में केवल 2 और मैक्सिमम 3 से बनते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं हम लोग, और अभी जो हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे कम समय में हम उसको कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और वही तरीका होगा जो अभी आप लोगों ने सीखा है पिछले 40-45 मिनट में जो भी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ें और उसको अच्छे से समझें और देखें क्या सर ऐसा क्वेश्चन आप कराए हैं अभी कि नहीं कराए हैं। अगर कराए हैं तो आप लोग करने की कोशिश करिए कि कितने कम समय में हम उसको कर सकते हैं। चलिए जैसे देख रहे होगा आपको क्वेश्चंस कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने का संख्या आपको बताना है, तब उस दिया गया है और बताना है आपको कुल। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि वेन डायग्राम करते समय हमें ध्यान देना होगा डेटा हमारा सिमिलर है या नहीं। यहाँ पे डेटा हमारा सिमिलर नहीं है, कुछ परसेंटेज पास का दिया है, बाद में दोनों में फेल का दिया है। तो दोनों में भी हमें पास का बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर दोनों में 20% फेल हो रहे हैं तो दोनों में पास कितने होंगे आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दोनों में पास होंगे 80%। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो जैसे देख लेते हैं डेटा क्या क्या है। तो डेटा है आपका कि अंग्रेजी में 60%, अंग्रेजी में कितना, यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में कितना 60%, और गणित में 70%, गणित में जो है 70%, और दोनों में जो फेल हो रहे हैं, दोनों में जो फेल हो रहे हैं, यहाँ पे फेल होने की का प्रतिशत कितना है 20 फेल। तो पास का लिख दीजिए, पास का कितना हो जाएगा 80।
तो दोनों में पास होने का प्रतिशत कितना हो गया, 80 हो गया। बस इतना से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल है 2500। 2500 क्या दोनों विषयों में पास होने का प्रतिशत है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी करे ही हैं, जो समझते हैं। तो ये आपका हो गया इंग्लिश, ये आपका हो गया मैथ। इंग्लिश में टोटल कितना 60, मैथ में कितना तो 70, दोनों में कितना 80। दोनों में 80 है, देखिए यहाँ पे 60 होना चाहिए था, 80 हो गया, यानी 20 घटाना पड़ेगा। 80 में से 20 घटाएंगे तभी तो 60 मिलेगा। 70 लाना है, 80 हो गया, यानी 10 घटाना पड़ेगा। अब ये संख्या अगर आप निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये पास का निकल के आएगा। तो देखिए 80 में से 20 घटेगा, 60 में से 10 घटेगा, यानी कि 50, यानी 80 में से 30 घटाना पड़ेगा, यानी कि पास का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 50। तो 50%, यानी कि ये हो गया कि दोनों विषय में पास है, दोनों विषय में पास है। तो दोनों विषय में 50% अगर पास है तो 50% का मान दे रखा है कितना 2500। तो अगर 50% का मान 2500 है तो 100% का मान कितना होगा 5000 होगा। आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आधा का मान 2500 है तो एक का मान 5000 होगा, यानी एक का मान 2500 है तो दो का मान 5000 होगा। इस तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो देखिए कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल कैसा है, और अगला सवाल कैसा है, क्या वो भी इस तरीके का है, वो भी ऐसे ही लग सकता है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जैसे कि आपको स्क्रीन पे वो भी शो हो रहा होगा, अच्छे से उसको पहले एक बार आप पढ़िए, फिर समझिए, और उसको हम लोग देखने वाले हैं कैसे वो भी किया जा सकता है कम समय में। देखिए क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होंगे। लिखा है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत अच्छा चीज़ ये चीज़ आप कहिए कि यहाँ पे जो भी डेटा परसेंटेज का दे रखा है वो सिमिलर है। वो क्या है, सिमिलर है। आपको बस केवल क्या बनाना है कि यहाँ पे पास होने का संख्या दे रखा है, यानी कि जब फेल होने का प्रतिशत दिया हुआ है तो पहले हम फेल होने के प्रतिशत से पास होने का प्रतिशत निकाल लेंगे। जब फेल होने के प्रतिशत से पास होने का प्रतिशत निकल जाएगा तो पास होने वाले प्रतिशत का मान दिया है 46, उसके इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हम सारा जो भी चीज़ पूछा है, कुल पूछा है तो कुल 100% ही होता है, तो 100% का आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे हम कर सकते हैं। गणित में जो देखिए यहाँ पे फेल होने का ही दिया है डेटा, तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि फेल होने का डेटा लिख रहे हैं। गणित में कितना है, तो गणित में है 42, अंग्रेजी में है 52, और दोनों में गणित और अंग्रेजी दोनों में कितना दिया है 17%। और कह रहा है कि जो पास होने का जो संख्या है, पास होने का वो 46 है। तो पास होने का संख्या 46 है और आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार यहाँ इधर फिगर बना देते हैं, समझिएगा। मैथ 42, हिंदी सॉरी इंग्लिश 52, दोनों में 17। 42 होना चाहिए था, 17 हो गया, तो 17 42 में से घटा लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 25 हो गया। 52 घटा दीजिए तो 42 और 52 यानी कि 10 का अंतर, तो ये बढ़ जाएगा 35 हो जाएगा। तो जो ये संख्या निकल के आएगा ना, ये संख्या ये फेल का निकल के आएगा, इसलिए फेल का आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वेन डायग्राम जो आंसर देता है सिमिलर देता है। फेल का परसेंटेज दिया है तो फेल का ही आंसर आपको निकल के आएगा, यानी कि फेल का परसेंटेज निकल के आएगा। तो देखिए 30 60 हो गया, 70 यानी कि 77। फेल होने का प्रतिशत यदि 77 है तो पास होने का जो प्रतिशत होगा वो 23 होगा। कितना होगा 23 होगा। 23% का मान दे रखा है 46,
यानी कि ध्यान से समझिए इधर, तो 23% का मान 46 है, तो 1% का मान 23 दूना 46 होता है। तो 100% का मान, 2 जीरो इधर चिपकाइए तो 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, यानी कि 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि कुल टोटल कितना हो जाएगा, 200। और यही क्या है, इसका सही जवाब है, इसका यही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके में कर सकते हैं। तो जैसा कि देखें आप कि लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, और बहुत ही मतलब ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा इजी भी थे या ज़्यादा हार्ड ही थे, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वेन डायग्राम में फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों आपने कवर कर लिया, तो मैथ से आने वाले वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको निपटारा कर सकते हैं उसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और तैयारी करते रहिए, और जो भी चीज़ें डाउट में हों उस चीज़ को पूछते रहिए। हम आज नहीं तो कल उसको आपको ज़रूर सॉल्व करते रहेंगे। हम आप लोगों का कमेंट हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं, बस केवल पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसा ना करिए, कमेंट करिए और पूछिए क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या टॉपिक, कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है। अगर अच्छे से समझ में ना आ रही हो तो उसका भी आप हमें ज़रूर बताइए, उसका भी विवरण चाहिए हमें कि हमें पढ़ाने में कुछ और अच्छा करना होगा, या आप लोगों को समझ में आ रहा है, या कुछ आपको और नई चीज़ें सीखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो टॉपिक था, आज एक ही क्लास में ये द एंड हो गया। हमारे पास समय भी नहीं बचा, जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा कि घंटे होने वाले हैं पूरे, तो समय नहीं बचा, इसलिए हमने रीजनिंग का पार्ट उठाया भी नहीं। और रीजनिंग हम पढ़ाएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि रीजनिंग वाले जो सर होंगे वो आपको वो पढ़ाएंगे। तो उसमें जो वेन डायग्राम में क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि गाजर, मूली और सब्जी, ये इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। और पूछेगा पत्ता, कीड़ा और चिड़िया, इसका कैसे बनेगा। पूछेगा जैसे कि पंचायत, गांव, ब्लॉक, इसका कैसे बनेगा। पूछेगा सचिवालय, और पूछेगा राजधानी, और पूछेगा राज्य, इसका कैसे बनेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के पार्ट होते हैं, उसको रीजनिंग में डील कराया जाता है। यदि मैं सबसे बात करूंगा, यदि होगा पॉसिबल ऐसा, तो मैं ही वेन डायग्राम के टॉपिक में उसको कवर कर लूँगा। बट जहाँ तक हमें लगता है कि हम उस टॉपिक्स को मतलब ना पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रीजनिंग वाले सर पढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए सही होगा। हमारा कैटेगरी जो है, जो हमारी जो कैटेगरी है वो मैथ्स की है, तो मैथ्स के जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें रीजनिंग में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, उस तरीके का हम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ मतलब नियम कानून होते हैं कि जैसे उसको कम समय में हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो आपको रीजनिंग वाले सर ही बताएंगे, जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए।